हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मोशन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर एक समरी बताती हूँ, फिर मैं आपको इसे डिटेल में आपके साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मोशन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में और मोशन की डेफिनेशन को समझेंगे, और उसके साथ ही हम इसके टाइप को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें ग्राफ्स के बारे में, इसमें इक्वेशंस के बारे में, सब चीज़ें हम इसमें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन बताना मैं आपको चाहूँगी। दो तरह से आपको मैं बता दूं कि चीज़ें जो है वो हमारे आसपास दो तरह से हैं। जैसे कि मान लीजिए रेस्ट में है कोई चीज़, रेस्ट का एग्जाम्पल ये ट्री है, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए हाउस, ये रेस्ट में है। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे कि रेस्ट में क्यों है, फिर बात करेंगे मोशन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर मोशन से रिलेटेड है। तो हम इसी की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से इसको समझने के बाद हमें ये देखना है कि मोशन में हमें और आगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेस्ट के बारे में। तो देखो बेटा, रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ क्या है, फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करेगी। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि एक ट्री है, आपने इसको 3:30 पे अपने घर के पास देखा, राइट, और आप 4 PM पे दोबारा इसको देखने के लिए आते हैं, तो क्या इसका मूवमेंट, यानी कि यहाँ से एक पोजीशन ए मान लीजिए, ये पोजीशन बी मान लीजिए, क्या ये ट्री जो है एक पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला जाता है? तो द आंसर इज नो। तो रेस्ट का मतलब क्या है, जो चीज़ अपने प्लेस को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, पोजीशन चेंज ना करे, किसके साथ ना करे, विद रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस करा टाइम के बारे में, क्योंकि हमने 3:30 की बात करी थी और 4 PM पे हमने नोट करा कि ये तो अपने ही पोजीशन पर है, ये तो फिक्स ही रहा, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टाइम, सो वी कंसीडर्ड कि वो, हम ये मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट में है। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब जो चैप्टर है हमारा, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है, वो है मोशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमने अभी पढ़ी है ये सारी चीज़ें, जो ट्रीज़ पढ़ा है, जो ट्री पढ़ा है, जो ये हाउस पढ़ा है, ये रेस्ट में हमने पढ़ लिया। रेस्ट मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब यहीं पे ही आपको मैं बता दूँ एक टर्म यूज़ होती है स्टेशनरी। जो चीज़ फिक्स्ड है वो आपकी क्या है, वो रेस्ट में है, वो मूवमेंट में नहीं है, ओवर द टाइम पीरियड भी वो फिक्स रहेगी। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ समझने से पहले मोशन की डेफिनेशन को। ये ट्री है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये ट्री के पास, ये ट्री की पोजीशन को हमने ए मान लिया है, कोई पर्सन है, वो पर्सन 3:30 पे ए पोजीशन पे था। अब 3:30 PM पे, अब 4 PM पे वो एक पोजीशन को ले लेता है बी। मान लीजिए उसने एक डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कि उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये जो ट्री है, इस ट्री को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। रेफरेंस मतलब कि क्या होता है, रेफरेंस मतलब कि होता है कि इसके साथ साथ हम ऑब्जर्व करेंगे पोजीशन को उस पर्सन के, कि वो ए से बी पर गया है। तो हमने क्या करा, इस ट्री को एक बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। का मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने क्या करा, एक पॉइंट बना लिया कि इस पॉइंट से हम देखेंगे कि वो ए से बी तक कहाँ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं। आपके स्कूल में मान लीजिए रेस है, फिर से रेस का एक एग्जांपल लेते हैं, रेस हुई है, ठीक है, सो वहाँ पर एक इस तरीके से बैनर लगा हुआ है, ठीक है जी, और वो फिक्स है, वो बैनर फिक्स है। अब आपकी पोजीशन इस बैनर के पास ए मान ली जाती है, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ बी मान ली जाती है, ठीक है जी। अब आपको वहाँ से ए से बी तक को ट्रैवल करना है, तो ये जो बैनर है ये एज अ हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट मुझे मोशन से पहले आपको क्यों बताना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई चीज़ होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उस पोजीशन को हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से ऑब्जर्व करना होता है। उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट एज अ कंसीडर
कंसीडर करते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट दोबारा समझेंगे, मोशन दोबारा समझेंगे, रेस्ट दोबारा समझेंगे। अभी हम दोबारा से इसको सारे को समझने वाले हैं, दोबारा से सबको समझते हैं। रेस्ट क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती टाइम के साथ साथ। मोशन क्या, अब हमें समझ में आया ना क्या हुआ मोशन में, पोजीशन चेंज हुई, किसके साथ हुई चेंज, टाइम के साथ साथ हुई, तो उसको बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर हमने पढ़ा कि रेफरेंस पॉइंट भी कोई चीज़ होती है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, कोई भी फिक्स चीज़ जिसको आप किसी भी पर्सन की मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, उसको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछती हूँ कि मैंने अब तक आपको बताया मोशन के बारे में कि मोशन में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी कि मूव कर रहा है कोई चीज़ तो मोशन में है। सो अभी हम डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, रेस्ट की भी देखने वाले हैं। रेस्ट का मतलब जो चीज़ जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती ओवर द टाइम पीरियड, और मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या पर्सन है वो अपनी पोजीशन को ओवर द टाइम पीरियड चेंज करता है, दैट इज़ नोन एज कि वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और रेस्ट में क्या, रेस्ट में मतलब फिक्स। रेफरेंस पॉइंट क्या, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, कि वो एक पॉइंट पे था उसके बाद दूसरे पॉइंट पे गया। इसका हमने एग्जांपल क्या लिया कि फॉर सपोज आपकी स्कूल में रेस हो रही है, वहाँ पर एक बैनर है, फिक्स पोजीशन पे है, उस फिक्स पोजीशन से आपको कहा कि आपको एक डिस्टेंस ए से लेके बी तक का कवर करना है। तो वो जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो तो हो गया आपका टोटल पाथ जितना आप चले हैं, लेकिन वो जो बैनर हमने रखा है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी पोजीशन को चेंज होते हुए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एज अ रेफरेंस पॉइंट। होपफुली इस चैप्टर में आपको रेफरेंस पॉइंट, मोशन, रेस्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी जब तक हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो हम बार बार इस चीज़ को रिपीट भी करते रहेंगे, रिवीजन टाइप भी हम करते रहेंगे। सो अभी हम देखते हैं मोशन की डेफिनेशन, और उसके साथ साथ हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं मोशन की डेफिनेशन। चलिए जल्दी से अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बेटा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ डेफिनेशन में क्या है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट चेंज करें अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टाइम, फिर से दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, 3:30 पे ये पोजीशन ए पे था और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और मान लीजिए 2 किलोमीटर ये चला पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर पहुँचता है पोजीशन बी पर, और ये मान लीजिए 4 PM पर पहुँचता है। यहाँ 3:30 पे ये इस ए पोजीशन पे था, तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, किसके साथ साथ किया, टाइम के साथ साथ किया। पोजीशन चेंज होना मतलब उसने मूव किया, अगर उसने मूव किया तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। और रेस्ट की बात मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है जी, पोजीशन चेंज नहीं होगी चाहे टाइम बढ़ता चला जाए, यानी क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो बढ़ता चलता है, ठीक है, तो टाइम रुकने वाला नहीं है। तो रेस्ट मतलब पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टाइम, वो रेस्ट में कंसीडर होगा। अब देखते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर ये पर्सन था, ये पोजीशन ए पे था, 2 किलोमीटर इसने कवर किया, 4 PM पे ये बी पे पहुँच गया। मान लीजिए यहाँ पे इसके पास एक कोई फिक्स पोजीशन पे एक ट्री है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पर्सन का मोशन को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, कि मैं बताना चाहती हूँ कि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो मैंने क्या करा, इस ट्री को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया। रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि कोई पर्सन है और आपको क्या करना है, एक पर्सन को ऑब्जर्व करना है। आप एक जगह फिक्स हो गए, आप खड़े हो गए और आपने क्या करा, अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब आप उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, आपने कहा कि ट्री से लेकर के दूसरे ट्री तक ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो वो जो ट्री आपने कंसीडर किया उसकी पोजीशन को मानने के लिए, फर्स्ट पोजीशन को मानने के लिए वो ट्री एज अ रेफरेंस पॉइंट आप यूज़ करते हैं, यानी कि आपने उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मतलब कि रेफरेंस पॉइंट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड है और उससे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है बेटा, तो उसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो दोबारा से देखते हैं, इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब मोशन मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब समझते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़
जिनको आप मेजर्ड कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहली बात आपने क्या करा, यहाँ एक कार थी, ठीक है जी, उस कार पे आपने बहुत ज़्यादा धक्का लगाया। अब आप उसे नाप सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में, ज़्यादा या कम, कोई चीज़ ज़्यादा या कम है। जो चीज़ ज़्यादा या कम है मतलब उसको नापा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। एज़ पर माई स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट था कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको नापा जा सकता है। तो भैया फोर्स है, फोर्स आपका नापा जा सकता है। क्यों नापा जा सकता है, कोई चीज़ अगर कम या ज़्यादा है तो उसको नापा जा सकता है। तो फोर्स क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा जी, और बताइए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और बात करते हैं। आपका वेट, वेरी गुड, आपका वेट जितना भी है उसको नापा जा सकता है, ज़्यादा या कम नापा जा सकता है। और क्या नापा जा सकता है, आपकी हाइट, ठीक है जी। और भाई और क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी में, मास, ठीक है जी, कितने केजी है, मतलब कि लिक्विड क्वांटिटी को लीटर में नापा जा सकता है। सो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं ये आपकी। एक है वेक्टर, दूसरी है स्केलर। अब देखते हैं बेटा क्या है वेक्टर और क्या है स्केलर। ठीक, तो अब स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं। स्केलर मतलब क्या होता है स्केलर। पहले स्केलर बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं, वो होती है मैग्नीट्यूड। अब समझ लो बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है। आप अपना वेट कराने गए, तो वेट मशीन पे आप खड़े हुए और आपका वेट आया मान लीजिए 50 kg। तो ये जो नंबर है 50 kg जिसको नापा गया, जिसको नापा जाता है, नंबर जो आता है ना बेटा, ये नंबर ही कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड। क्लियर, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। क्योंकि अगर आपको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया तो आपको वेक्टर और स्केलर भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। ये पर्सन था, ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पे गया, ठीक है जी, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2, ठीक है, 2 किलोमीटर। तो ये जो नंबर है, बोला ना अभी कि जो नंबर होगा इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे नापने में जो हमने वर्ड यूज़ करा था मेज़रमेंट, ठीक है, और ये भी क्या है मैग्नीट्यूड। तो जो चीज़ जो है नंबर में आती है, ठीक है, जिसको नापा जा सकता है, वो चीज़ ही आपकी क्या होती है, वो नंबर ही क्या होता है, वो कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। क्योंकि अगर आपको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया देन आई विल एक्सप्लेन यू स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर। चलिए अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन था यहाँ पे ए, ठीक है, ये दूसरा पर्सन है बी, इसको धक्का मारा, ठीक है, और ये जो पर्सन है बी, ये यहाँ पर सामने की तरफ, आगे की तरफ गिरता है। जब ये आगे की तरफ गिरा तो इसका कोई डायरेक्शन रहा, राइट, सामने गिरा, डायरेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता है ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है डायरेक्शन, नॉर्थ है आपका, क्या और भी डायरेक्शन हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। अभी हमने कहा ना आगे की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड, ये सब भी तो डायरेक्शन ही है। तो अब ये आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड गिरता है। जब ये आगे की तरफ गिरा तो आपने इसको धक्का लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगाया। अब वो जो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी है, वो जो मैग्नीट्यूड है, जो ज़्यादा या कम हो सकता है, वो तो मैग्नीट्यूड हुआ। तो यानी कि आपने क्या यहाँ पे फिक्स कर दिया उसका मैग्नीट्यूड। साथ साथ आपने उसको जब धक्का लगाया तो वो किसी डायरेक्शन में जाके गिरा, वेरी गुड। तो जब वो किसी डायरेक्शन में जाके गिरा तो इसका मतलब डायरेक्शन भी पता है, कितना धक्का लगाया वो भी पता है। तो जब दो चीज़ें साथ में हो, ये भी पता हो कि हमें कितना चलना है या कितना किसी चीज़ को धक्का लगाना है या कौन सी दिशा में जाना है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल मतलब इनको नापा जा सकता है, और जिसमें कि क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन भी हो, जैसे कि फोर्स और वेलोसिटी। वेलोसिटी हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे क्या होती है वेलोसिटी, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ठीक है जी, और आप जो है स्कूटर से या एक्टिवा से
ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चलते हैं और आपने मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपको बी पोजीशन तक जाना है, सामने की तरफ जाना है। तो जब आपको ये पता हो कि आपको डिस्टेंस कवर करना है, कोई डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन आगे जाना है, पीछे जाना है, जहाँ ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, वो पता हो, जा तो आप रहे हैं, चल तो आप रहे हैं, डिस्टेंस तो आप कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस मतलब वो भी हम आपको बताएंगे आगे की उसमें इसी क्लास में कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जितनी दूरी आपने चली उसको, लेकिन आपको ये पता है कि जाना कहाँ है, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ भी जाना है। अगर आपको ये भी पता है कि कितना चलना है और कहाँ जाना है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में जाना है वो वेलोसिटी होगी। अब स्केलर क्या होगी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो इसमें भी होगा, लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होगी। स्पीड क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं मालूम हो, सिर्फ हम चल रहे हैं, हमने 1200 किलोमीटर चले गए, ठीक है जी, 20 किलोमीटर चले गए, 1200 ज़्यादा हो गई, 120 किलोमीटर चले गए और 20 किलोमीटर चले गए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। डायरेक्शन, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अगर नहीं मालूम तो क्वांटिटीज़ हमारी जो है वो कहलाएंगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। मास के बारे में जानते हैं। मास के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर जो मैटर वाला था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मास के बारे में, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसने मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर के बना है, यानी कि उसका सब्सटेंस जो है, वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का मास। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है और ये किससे मिल करके बना है, जो भी इसकी बॉडी है, जैसे प्लास्टिक है या जो भी है, सो जिससे मिल करके बना होता है वो उसका मास होता है। तो ये होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर एवरीथिंग?